रिवीजन एवरीथिंग में एक बार फिर से आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। देखिए, इसके पहले पॉलिटी में हमने राज्यसभा तक यानी अनुच्छेद 80 तक देखा हुआ है और आज हम देखेंगे अनुच्छेद 81 जिसमें कि लोकसभा के बारे में दिया गया है। तो जो अनुच्छेद 81 है इसको एक शब्द में आप बोल सकते हैं कि ये लोकसभा से संबंधित है। ठीक है, अब लोकसभा के बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं। ठीक है, देखिए, लोकसभा का विघटन 5 वर्ष से पूर्व भी हो सकता है। इसके कारण इसे अस्थायी या निम्न सदन कहते हैं। जब हम राज्यसभा के बारे में पढ़ रहे थे तो वहाँ पे हमने आपको बताया था कि ये स्थायी सदन है, इसका विघटन नहीं होता है। ठीक है, इसके जो सदस्य होते हैं उनका कार्यकाल 6 वर्ष का होता है, लेकिन जो राज्यसभा है वो अस्थायी सदन है। लेकिन अगर हम बात करें लोकसभा की तो ये एक अस्थायी सदन है, इसका विघटन हो सकता है। और विघटन किन किन कंडीशन में होगा? देखिए, अगर किसी व्यक्ति को सरकार बनाती है, किसी पार्टी को अपनी सरकार बनानी है तो उसको बहुमत चाहिए। बहुमत के लिए भारत में 273 सीटें कही गई हैं, लेकिन अगर सरकार अपना बहुमत खो देती है यानी उसकी सीटें 273 से कम हो जाती है तो बहुमत गिरने के कारण उसकी सरकार को विघटित कर दिया जाता है, यानी उस लोकसभा को मतलब विघटित कर दिया जाता है, लोकसभा को समाप्त कर दिया जाता है। फिर एक बार चुनाव होता है, उसके बाद जिसको बहुमत मिलता है उसकी सरकार बनती है। इसीलिए जो लोकसभा है इसको अस्थायी या निम्न सदन कहते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद है कि इसके बहुमत के आधार पर प्रधानमंत्री बनते हैं तथा मंत्रिपरिषद लोकसभा में बैठता है अतः इसे प्रथम सदन कहते हैं। देखिए, जो भारत की संसद है इसके 2 सदन हैं, एक राज्यसभा एक लोकसभा। लेकिन राज्यसभा में किसी भी पार्टी की बहुमत हो फर्क नहीं पड़ता, लोकसभा में जिसका बहुमत होगा उसी की सरकार बनेगी। ठीक है, इसीलिए इसको मतलब उच्च सदन बोलते या इसको प्रथम सदन बोलते हैं। और जो मंत्रिमंडल होगा, मंत्रिपरिषद होगा, वो लोकसभा में बैठेगा। यहाँ पे एक बात आप याद रखिएगा कि जो मंत्री होता है वो राज्यसभा का भी हो सकता है, लोकसभा के भी हो सकता है, लेकिन वो बैठेगा लोकसभा में ही। और किसी बिल को अगर पास करना है और वोटिंग करनी है तो वो लोकसभा से उठकर राज्यसभा में चला जाएगा, यानी जो राज्यसभा का व्यक्ति है वो राज्यसभा में जाके वोटिंग करेगा, लेकिन बैठेगा लोकसभा में ही। ठीक है, इसका एग्जाम्पल आप मनमोहन सिंह जी को देख सकते हैं, हमारे पूर्व प्रधानमंत्री। वो राज्यसभा के सदस्य थे, लेकिन प्रधानमंत्री होने के कारण उनको लोकसभा में बैठना पड़ता था, वो लोकसभा में ही बैठते थे। लेकिन जब किसी मैटर पे उनको वोट करना होता था तो वो उठकर राज्यसभा में जाकर वोट दिया करते थे। ठीक है, फिर उसके बाद है भारत का नागरिक किसी भी राज्य से लोकसभा का चुनाव लड़ सकता है। देखिए, ज़रूरी नहीं है कि आप जिस क्षेत्र से हैं आप वहीं से चुनाव लड़िए। हमारी जो वर्तमान की अगर हम बात करें, हमारे जो प्रधानमंत्री जी हैं वो वाराणसी से चुनाव जीते हुए हैं। जो मनमोहन सिंह जी हैं वो पंजाब से रिलेटेड हैं, लेकिन असम से चुनाव लड़े हुए हैं। तो इसी तरीके से मतलब किसी भी जगह का व्यक्ति किसी भी स्थान से किसी भी सीट से चुनाव लड़ सकता है। ठीक है, फिर उसके बाद है एक ही व्यक्ति 2 सीटों से चुनाव लड़ सकता है, किंतु यदि दोनों जगहों से जीत गया तो एक सीट से त्यागपत्र देना पड़ेगा। कोई भी व्यक्ति वो 2 जगह से लड़ सकता है चुनाव, जैसे कि वर्तमान प्रधानमंत्री जी को देखिए, ये वाराणसी से तो थे ही, वडोदरा में भी ये नामांकित किए गए थे और ये दोनों जगहों से जीत गए। लेकिन इन्होंने अपनी जो सीट थी उसको मतलब वाराणसी से ही सांसद बने और वडोदरा वाले सीट से इन्होंने रिज़ाइन कर दिया और वहाँ पे उपचुनाव हुआ और फिर से वहाँ से दूसरे सांसद बन के आए हैं। यानी कोई एक व्यक्ति 2 जगह से भी चुनाव लड़ सकता है, लेकिन अगर दोनों जगह जीत गया तो एक जगह से वो रिज़ाइन दे देगा यानी त्यागपत्र दे देगा। जब कोई व्यक्ति एक सीट से त्यागपत्र देगा तो वह सीट खाली हो जाएगी और उस सीट के लिए उपचुनाव करवाया जाएगा जो बचे हुए कार्यकाल के लिए होगा। उपचुनाव 6 माह के भीतर कराना आवश्यक है। इसको समझिए कि देखिए, जो राष्ट्रपति जी हुआ करते थे उनके बारे में जब हम पढ़ रहे थे तो हमने आपको बताया था कि अगर राष्ट्रपति रिजाइन दे देते हैं, उनकी मृत्यु हो जाती है, किसी भी कारणवश राष्ट्रपति का पद खाली हो जाता है, तो जब राष्ट्रपति जी बन कर आएंगे तो वो बचे हुए कार्यकाल को पूरा करने के लिए नहीं आएंगे। जैसे कि मान लीजिए कि कोई एक व्यक्ति है, वो राष्ट्रपति बने और 2 साल बाद उन्होंने त्यागपत्र दे दिया, तो 5 साल पूरे होने में 3 वर्ष बचे हुए हैं। तो जो अगला राष्ट्रपति बनेगा
वो 3 साल के कार्यकाल के लिए नहीं आएगा, बल्कि वो पूरे 5 साल के कार्यकाल के लिए आएगा। लेकिन बात अगर हम सांसदों की करें, तो यहाँ पर जब उपचुनाव होगा, वो केवल खाली सीट को भरने के लिए होगा और बचे हुए कार्यकाल को पूरा करने के लिए आएगा। जैसे कि मान लीजिए कि हमारे यहाँ जब चुनाव हुआ था, तो मेरे यहाँ के जो विधायक जी थे, वो सांसद बन गए। तो अब यहाँ की जो सीट थी वो 3 साल के लिए बची हुई थी, मतलब 3 साल के लिए बची हुई थी। तो हमारे यहाँ जब उपचुनाव हुआ, उसके बाद जो विधायक आए वो 3 साल के कार्यकाल के लिए ही आए। तो यहाँ पे वही कहा गया है कि कोई एक व्यक्ति जो चुनकर आएगा, वो केवल उपचुनाव कराकर जो आएगा, वो बचे हुए कार्यकाल के लिए होगा, ठीक है। यानी वो बचे हुए कार्यकाल को पूरा करने के लिए आएगा, बल्कि 5 साल के लिए नहीं आएगा। और ये जो उपचुनाव होगा, ये 6 माह के भीतर कराना आवश्यक है। अब देख लेते हैं कि लोकसभा की योग्यताएं क्या क्या हैं, यानी कोई भी व्यक्ति लोकसभा का नागरिक कब बन सकता है। देखिए, जो हर सीट के लिए है, वही योग्यता इसके लिए भी है कि वो उसे भारत का नागरिक होना चाहिए, पागल या दिवालिया नहीं होना चाहिए। पागल तो ठीक है, आप दिवालिया नहीं समझ पा रहे होंगे। दिवालिया मतलब कंगाल, एक हिसाब से जो व्यक्ति कंगाल है उसको राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, सांसद कुछ भी नहीं बनाया जा सकता। क्योंकि देखें, अगर उसे भारत का मतलब किसी भी सीट से चुनाव लड़ा दिया गया और वो जीत गया, तो वो संसद में जाने के बाद घोटाला ही करेगा, क्योंकि वो अपने कर्ज पूरा करने में जुट जाएगा, है ना। इसीलिए यहाँ पर है कि वो पागल या फिर दिवालिया नहीं होना चाहिए, कंगाल नहीं होना चाहिए। 25 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो, यानी कि अगर आपको लोकसभा का सदस्य बनना है, तो आप 25 वर्ष के होने चाहिए, ठीक है। इसीलिए इसको युवाओं का सदन भी कहा जाता है, ठीक है। फिर उसके बाद है, लोकसभा की पहली बैठक 1952 ईस्वी में हुई। उस समय इसका नाम हाउस ऑफ पीपल था। क्योंकि देखिए, हमारे यहाँ जो चुनाव हुआ था पहली बार, वो 51-52 में हुआ था। तो इसीलिए जो पहली बैठक हुई वो 1952 में हुई, और उस समय इसका नाम हाउस ऑफ पीपल हुआ करता था। 1954 में नाम बदलकर लोकसभा कर दिया गया, यानी हाउस ऑफ पीपल का नाम बदलकर लोकसभा कर दिया गया। तो ये था लोकसभा और उसके बारे में कुछ जानकारी। तो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।